बच्चों प्रीवियस क्लास में मैं आपको एक तो फेजर डायग्राम के बारे में बता गया था और फेज डिफरेंस जीरो का क्या मतलब होता है, फेज डिफरेंस पाई का क्या मतलब है, फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का क्या मतलब है, वो बिहेवियर दो चीजों के बीच में कैसा बिहेवियर का डिफरेंस है वो बताता है। और एक रिवीजन प्रॉब्लम लो फिर आगे चलेंगे। सपोज y दिया हुआ है, ये सिंपल हार्मोनिक की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है। फाइंड टाइम पीरियड, ये निकाल दो फाइंड टाइम पीरियड पहला। तो कैसे निकालेंगे टाइम पीरियड? ये जो टी का कोफिशिएंट है वो ओमेगा है, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी इक्वल टू 100 पाई, सो टाइम पीरियड इज 1 बाय 50 सेकेंड। इसका बी पार्ट, हाउ मच टाइम, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, जनवरी लग जाएगा खत्म करने में। हाउ मच टाइम it will take for, how much time it will take, how much time it will take to move, how much time it will take to move from mean to half amplitude position, मीन से हाफ एम्पलीट्यूड पोजीशन तक आने में कितना समय लगेगा? तो बच्चों मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? बच्चों मेरी आवाज आ रही है? दिव्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। चलो ठीक। तो अब मैं पूछ रहा हूं कि मीन से हाफ एम्पलीट्यूड तक जाने में कितना समय लगेगा? हाफ एम्पलीट्यूड मतलब 10 हो गया। This is pi by 6, therefore इतना सेकंड लगेगा उसको मीन से हाफ एम्पलीट्यूड तक जाने में। मैंने अभी तक सिंपल हार्मोनिक में क्या क्या बता दिया? एक्सेलरेशन का रिलेशन पोजीशन के साथ, वेलोसिटी का रिलेशन पोजीशन के साथ, पोजीशन का रिलेशन टाइम के साथ। वापस से लिखो जरा ये।
लिख लिया? अब हेडिंग डालो वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन। वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन। वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन। तो वो देखो अभी कैसे निकालूंगा। सपोज x मेरे को दिया हुआ है, ये x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अब मुझे v और टाइम निकालना है, तो v हो गया dx बाई डी टी। a साइन का डिफरेंशियल हो गया cos और ये ओमेगा टी, तो v आ गया a ओमेगा cos ओमेगा टी। मतलब यहां से लिखो इफ इफ x अगर पोजीशन टाइम का ये रिलेशन है, इफ दिस देन क्योंकि पोजीशन टाइम a sin ओमेगा t भी हो सकता है, a cos ओमेगा t भी हो सकता है, a sin ओमेगा t प्लस 5 भी हो सकता है। तो इफ x ये दिया हुआ है तो va, अगर ये पोजीशन और टाइम का है तो va है। लिख लो बेटा जी। लिख लेने के बाद बताइएगा कि हाँ लिख लिया। लिख लिया सर। अब उसमें मुझको बताओ, देखिए कौन आगे बताता है। द फेज डिफरेंस बिटवीन x एंड v इज, इतना लिखो, देखिए कौन बताएगा। फेज डिफरेंस x और v के बीच में क्या है? इतना लिखो फिर हम बताएंगे। बताऊं? कोई मुझे बताएगा क्या हो सकता है फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस निकालने के लिए अगर ये एक फंक्शन साइन का है तो दूसरा भी साइन होना चाहिए, अगर एक कॉस है दूसरा भी कॉस होना चाहिए। तो मैं कॉस को साइन में बदल दूंगा। तो मुझे बताओगे एक्स और बी के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाय पाई 2 बाय है। 2। और सही भी तो है, यहाँ देखो लॉजिक देखें। जब x जीरो है, जब x जीरो है तब उस समय v मैक्सिमम होता है, और जब x प्लस a पे आ जाएगा एक्सट्रीम पर, उस समय v जीरो हो जाएगा। तो वही ठीक है, लिख लो पाई बाय 2 का है फेज डिफरेंस। लिख लिया हो तो बताना।
लिख लिया बेटा? यस सर। अच्छा, और ये तुम जानते हो ये टर्म, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज वी मैक्सिमम, जो आपने एक दो दिन पहले सीखा था। ये वी मैक्सिमम हो गया। अब लिखो, एक चीज बच गई टाइम के साथ निकालने के लिए, एक्सेलरेशन एंड टाइम रिलेशन। एक्सेलरेशन एंड टाइम रिलेशन। एक्सेलरेशन एंड टाइम रिलेशन। तो मैं फिर शुरू करता हूं। इफ सपोज एक्स दिया हुआ है ऐसे, तो पहले वी निकालता हूं। निकाल दिया। वी से फिर ए निकालता हूं। कॉस का डिफरेंशियल तो हुआ माइनस साइन, और ओमेगा टी में केवल ओमेगा बाहर आ जाएगा तो हो गया। वैसे ये सब करने की जरूरत थी नहीं। कैसे? तुम ये जानते हो, ये सब जरूरत ही नहीं थी। ऐसे भी कर सकते थे ना, एक्स डाल देते तो निकल आता, पर तब भी एक्स डाल देते तो ये निकल जाता। इतना लिखो। सर इफ क्यों लिखते हो? क्योंकि बेटा पोजीशन टाइम में जरूरी नहीं है कि हमेशा वो मोशन मीन से स्टार्ट हो रहा हो सकता है किसी पॉजिटिव एक्सट्रीम से, किसी किसी और जगह से स्टार्ट हो रहा हो। लिख लो। लिख लिया? लिख लिया बेटा? हाँ ना तो बोल दो। यस सर। अब फिर देखो यहाँ पे, आपने अभी इसी को अपने अपनी कॉपी में आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लेना। ये जो टर्म था, इसको मैं अगर ऐसे लिख रहा हूं तो तुम्हें कोई इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तुम अपनी कॉपी में लिख दो ऐसे करके। इतना लिखो पहले। मैं सबको साइन में ले आऊंगा, ये साइन में, ये साइन में, और इसको भी साइन में लिखूंगा एक्सेलरेशन को। सर इसको ऐसे लिखूंगा, ये देखो। तो इससे क्या इंटरप्रेट कर रहे हो?
फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बताओ, फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कितना है? बताओ फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कितना है? पाई। गलत। पाई नहीं है। ऋषित बताओ कितना है? मृदनी मुझे बताओ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में क्या फेज डिफरेंस है? अरे यहाँ देखो बेटा, ये साइन में लिखा है और ये साइन में, तो यहाँ प्लस पाई बाय 2, यहाँ पाई, तो इट इज पाई बाय 2। और सही भी तो है, पाई बाय 2 ही है। कैसे पता चलता है? देखो फिर से, जब पाई बाय 2 में क्या होता है, जब एक वैल्यू 0 है तब उस समय दूसरे की मैक्सिमम होती है। जिस समय v मैक्सिमम है यहाँ पर, उस समय यहाँ पे a 0 है। जब यहाँ पे v 0 है तब यहाँ पे a मैक्सिमम है। लिख लिया? 1 मिनट सर। लिख लिया सर। अब उसी में लिखो, द फेज डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड एक्सेलरेशन इज, द फेज डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड एक्सेलरेशन इज, बताओ कितना है? बताओ 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 बताओ। देखो ये रहा पोजीशन, ये रब कर दिया पहले तो। साफ कर देते हैं ताकि तुम अच्छे से देख पाओ। कितना है फेज डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड एक्सेलरेशन? अरे बताओ, सामने लिखा हुआ है, हद कर रहे हो यार। कितना है ऋषित? अरे ये x है, इसमें ओमेगा टी है। कित पाई। सर पाए। तो बोला क्यों नहीं था अभी तक? पाई में दोनों का बिहेवियर ऑपोजिट रहता है। बिहेवियर बिल्कुल ऑपोजिट। कैसे पता चलता है ऐसे दोनों का बिहेवियर ऑपोजिट है? जब x प्लस a पर है, ये मैक्सिमम पर है, प्लस पॉजिटिव, तब एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम है, बट बिल्कुल उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो रही है। बिल्कुल सही है। जब एक प्लस वैल्यू की एक्सट्रीम पर होगा तब दूसरे की नेगेटिव एक्सट्रीम होगी। दोनों मीन पे एक साथ होंगे। फिर यहाँ पे जब एक x जब माइनस ए एक्सट्रीम पर होगा, तब डायरेक्शन देखो ना, इसकी इसकी वैल्यू, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट वैल्यू में चलेंगे।
लिख लिया? यस सर। मेरे वीडियोस आई होप आप देख रहे हो। बेटा अगर मैं ऐसा लिखता हूं तुम्हारे सामने, ये रहा ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लिख रहा हूं, साइन थीटा cos theta is half sin 2 theta. इतना लिखो, फिर क्वेश्चन देता हूं। सपोज मैंने x दिया, पोजीशन, ऐसे लिखो पोजीशन, पहले लिखो पोजीशन एंड टाइम रिलेशन इज गिवन, पोजीशन एंड टाइम रिलेशन इज गिवन। पहला पार्ट, इज मोशन एसएचएम, पहला पार्ट इज मोशन एसएचएम। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इज मोशन एसएचएम? इज मोशन एसएचएम? तो इसको पहले, अरे सर क्या समझ में नहीं आ रहा, इसको देखो ऐसे लिखो पहले, ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको देख के बताओ, दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम, दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम। पोजीशन टाइम का तो ऐसे ही कुछ इक्वेशन होता है ना, तो एसएचएम है। इसका अब तो हो गया, इसका बी पार्ट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन? What is the frequency of oscillation? तो ये जो t का कोफिशिएंट है वो ओमेगा है, जो कि 2 पाई f है। The frequency is 8 hertz. इसका नेक्स्ट पार्ट, what is the maximum velocity of SHM? What is the maximum velocity of SHM? Velocity of SHM. तो मैं जानता हूं V मैक्सिमम होता है A ओमेगा, A का वैल्यू है 2, ओमेगा है 8 पाई। बेटा इस ऊपर वाले से ए को A4 नहीं है, ध्यान रखना, और ओमेगा 4 पाई नहीं है, ये है सिंपल हार्मोनिक की इक्वेशन। एक और देते हैं,
velocity and time relation given. Velocity and time relation for SHM is given. Velocity and time relation for SHM is given. पहला part. What is the maximum velocity? What is the maximum velocity? तो पहले इसको कन्वर्ट करो प्रॉपर वे में. तो V मैक्सिमम हो जाएगा ये वाला पार्ट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इसका B पार्ट. What is the displacement amplitude? ऋषित तेरी फीस आ गई ना? ऋषित तू नहीं करवाई ना फीस बेटा अभी जमा? यस सर, यस सर. What is the displacement amplitude? तो मैं जानता हूं V मैक्सिमम होता है A ओमेगा और ओमेगा का वैल्यू है 40 पाई. This is the maximum displacement amplitude. मतलब कुछ नहीं, सिंपल हार्मोनिक की जो इक्वेशन है वो ऐसा नहीं कि सीधी सीधी लिख जाए केवल साइन एस. इट कैन बी एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रॉपर वे में, बट वो अल्टीमेटली कन्वर्ज होकर होना चाहिए ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 या ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5. क्लियर कर दें? एक और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता है जो आपको याद करना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा. पहला पार्ट. इतने 3 पार्ट निकालो पहले.
इसको पहले मैं लिखता हूं, देखो कैसे। ये हो जाएगा x बराबर 10 cos 8 पाई टी। तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड हो गया 10 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी की बात करो, ओमेगा है 8 पाई, 4 हर्ट्ज। मैक्सिमम वेलोसिटी बोलो क्या होता है, ए ओमेगा। ए है 10 और ओमेगा है आपका 8 पाई, 80 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो फिर से सिखाता हूँ कुछ अच्छा। सपोज x लिखा हुआ है, लिखो पहले इसको लिखो। व्हाट इज द displacement amplitude of SHM? What is the displacement amplitude of SHM? What is the displacement amplitude of SHM? अब सर क्या कर दिया ये आपने, अब रुक जाओ, I'll teach you। मैंने तुम्हें फेजर डायग्राम सिखाया था। सपोज ये ऐसा लिखा है a sin ओमेगा t, एक ऐसा लिखा है, और मतलब अभी अब इसी पे प्रैक्टिस चलेगी पूरी क्लास में। ऐसे लिखा है। अब मुझे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना है, तो बेटा फेजर डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर टू, इनको वेक्टर्स की तरह दिखा देते हैं। इसमें कोई एंगल नहीं लिखा तो उसको a1 को यहां दिखा दो, और ये ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। अब a2 का जो है इससे वो कितना आगे चल रहा है, फाई, ये दिखा दो। अब हमने कहा था ये वेक्टर्स की तरह, इनको वेक्टर्स की तरह ट्रीट करना है। तो अब इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालते हो, दो वेक्टर्स का, तो ये जो x का फंक्शन बना फाइनली a साइन ओमेगा टी प्लस, प्लस में क्या आएगा, प्लस में बेटे रिजल्टेंट कहीं कुछ इधर आएगा। लेट से ये कोई एंगल थीटा है, जो हम बाद में देखेंगे थीटा कैसे निकालते हैं। ये आ गया, दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। इतना लिखो, उसमें थ्योरी लिखो, थ्योरी लिखो। वी विल यूज फेजर टेक्निक we will use phasor technique for finding the resultant. We will use phasor technique for finding the resultant. अभी अब पूरी क्लास में ऐसी कुछ एग्जांपल से सिखाऊंगा, लिख लो।
लिख लिया? यस सर। अब हम वापस अपने ऊपर वाले एग्जाम्पल पे जाते हैं। इसको फिर से देखते हैं कैसे करना है। तो एक काम करो, इसमें तो कोई एंगल है नहीं, तो उसको 4 इधर दिखा दो, और ये 460 डिग्री आगे चल रहा है इससे, और इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो ये तो सीधे सीधे रिजल्टेंट तुरंत निकाल दोगे आप आसानी से। 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर, इसको सॉल्व पूरा करोगे तो 4√3 आ जाएगा। और क्योंकि तुम तो वेक्टर्स मुझसे पढ़े हुए हो, कोई मुझे बताएगा ये तो बिल्कुल बराबर वैल्यू के हैं, तो रिजल्टेंट जो आया है 4√3 वो यहां से 30 डिग्री पे बनेगा। तो जो फाइनल इक्वेशन बनेगी, x बराबर 4√3 साइन 2t प्लस 30 डिग्री, ये बन गई। दिस इज द फाइनल। लिख लो। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड पूछा था, लिख लो। लिखा? यस सर। अगला देता हूं बेटा एक और। लिखो। What is the displacement amplitude what is the displacement amplitude? अब हम बताएंगे, रुको। लिखो। लिखो। We will use phasor technique. We will use phasor technique. तो कैसे करेंगे सर फेजर टेक्निक में? क्या करेंगे आप? अरे सर एक तो साइन है, कॉस है। तुम्हें याद है फेजर टेक्निक में या तो दोनों साइन में करो या दोनों कॉस में करो। तो मैंने कॉस को साइन में करना सीखा हुआ है। बस इसमें कितना एंगल है? 0। ये घूम रहे हैं, ये से 45 90 डिग्री आगे चल रहा है। अब इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो ये तो तुम बहुत आसानी से जानते हो। 4√2 सेंटीमीटर, जो कि बिल्कुल बीच से आएगा।
और ये एंगल 45 डिग्री होगा। लिख लिया? अगला दे रहा हूं। लिख लिया सर। What is the displacement amplitude? तो ये किया, इसमें कोई एंगल नहीं है तो 4 लिख लिया यहाँ पे। ये घूमते हुए वेक्टर्स हैं, ये 3 आगे चल रहा है 90 डिग्री इस समय। इनका रिजल्टेंट बनाओगे तो 5 सेंटीमीटर आएगा सबको। अभी एंगल भी देखो मैं निकाल दूंगा 5। अभी एंगल अगर निकालना चाहते हो tan phi this side upon this side, it is 3/4। तो वो जो भी आएगा। लिखा? यस सर। एक और करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे इसी। अच्छा चलो एक थोड़ा दूसरा, चलो चलो एक और दे दूंगा इसके बाद। चलो लिखो।
What is the displacement amplitude? तो सबसे पहले तो इसको सॉरी पाई बाय 2 ठीक है 8 3 इससे पाई और आगे चल रहा है अब 8 और 4 का रिजल्टेंट 4 तो पीक वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर लिख लिया सर। इस पे एक और करके फिर दूसरा एक्सप्रेशन सिखाऊंगा find find the displacement amplitude तो ये 4 आगे ये 460 डिग्री पीछे इसके रिस्पेक्ट में अब इनके कंपोनेंट करो ये 4 का एक इधर आया इस 4 का भी आया इस 4 का ऊपर हुआ ये और ये तो कट जाएंगे तो 4 + 2 + 2 8 सेंटीमीटर सो माय आंसर इज 8 इधर ही के लॉन्ग आ गया sin 10t ये आ गया इसका बी पार्ट फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी
This is the maximum velocity. हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, kinetic energy and position relation in SHM. Kinetic energy and position relation in SHM. कोई अगर एक मास ऑसिलेट कर रहा है, मास ही करेगा ऑब्वियसली, तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो वो mv²/2 होता है। अगर v का जो एक्सप्रेशन है अपने पास पोजीशन के साथ, अब इसमें डाल दो, ये आ गया। इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो ये बेटा ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, पैराबोला। दिस इज अ पैराबोला। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो ऑब्वियसली मीन पर होगा। अब लिखो काइनेटिक एनर्जी एंड टाइम रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी एंड टाइम रिलेशन। अगर ये x है तो v ये था, तो टाइम के साथ रिलेशन बनेगा ये बनाओ पहले। लिख लिया सर। अब देखो मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं इसका टाइम के साथ। पहले तो टाइम और एक्स का ग्राफ, ऊपर देखो साइन ओमेगा टी था, तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। अब इसी के नीचे मैं काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाऊंगा, देखना प्लीज। बना रहा हूं अभी। ये तो क्लियर है कि पॉजिटिव ही होती है काइनेटिक एनर्जी, और ये कॉस स्क्वायर का टर्म से हो रहा है, और प्लस में ही रहेगा।
ऐसे करके बनेगा। जब एक्सट्रीम पर है तो ऑब्वियसली स्पीड 0 हो रहा है, ये समझ गए ना। जब ये 0 है पोजीशन तब ये मैक्सिमम है। समझ में आ रहा है ग्राफ कि और अच्छे से बनाऊं? फिर से बना देता हूं साफ सुथरा। ऐसे करके तो इसकी अगर एक साइकिल का टाइम t है, पूरी साइकिल का, तो इसका एक साइकिल का टाइम t/2 है। बना लो। तो अगर इस ग्राफ की इसकी अगर फ्रीक्वेंसी ग्राफ की f है, इसकी 2f है। बनाओ पहले दोनों डायग्राम। चलो आज का तो हो गया टारगेट कंप्लीट। बेटा मैं इस कमिंग वीक से आपको शाम को मंडे वाले डेज में भी पढ़ाऊंगा। अब मुझे थोड़ा इसको मैं बंद कर दूं पहले।